5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज, वोटों की गिनती जारी। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का किला ढहने के आसार, टूट सकता है 34 साल का साम्राज्य। ममता कांग्रेस गठबंधन 41 सीटों से आगे। मायावती कार्यकाल को आज 4 साल हुए पूरे, यूपी में जश्न का माहौल। और वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन आज, मिल सकता है नए चेहरों को मौका। नमस्कार, मैं हूं आलोक। आज पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नई सरकारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग का मानना है कि दोपहर तक सभी सीटों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल 5 राज्यों में यूपीए गठबंधन आगे चल रहा है। अब तक के विश्लेषणों और एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी लाल किला फतेह कर सकती हैं। वाम मोर्चा के लिए केरल से भी शुभ संकेत नहीं है। तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो असम में कांग्रेस दूसरे दलों से बेहतर स्थिति में है। तो इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शुभ्रो कमल दत्ता जी। शुभ्रो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ्रो जी, जिस तरीके से आज वोटों की गिनती चल रही है, जनता जनार्दन होती है, जनता ने अपनी मोहर लगा दी थी। अब देखना यह है कि जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। तो दत्ता जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही कि सुबह से ही गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया उन रुझानों पर? देखिए, सबसे पहले बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि इस बार एक तरफा चुनाव है बंगाल में और ममता बनर्जी के लिए लहर है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह का नतीजा आ रहा है बंगाल से, वहां पे तो लग रहा है कि एक राजनीतिक सुनामी बह रही है अब तृणमूल कांग्रेस के लिए। मैं खुद भी उस प्रदेश से हूं और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि इस तरह का चौंकाने वाली नतीजा क्यों आ रहा है और आखिर क्या हुआ, क्या वजह है। वाम फ्रंट का जो किला है वो अब 34 साल बाद एकदम पूरा खत्म हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है। तो उसका तो समीक्षा के लिए बहुत विश्लेषण करना होगा, काफी सारे पहलू हैं उसके पीछे। पर मैं थोड़ा सा भी आश्चर्यित नहीं हूं जिस तरह का नतीजा निकल रहा है। और मैं मानता हूं कि लोग बहुत दिनों से एक तरह से वाम फ्रंट सरकार से बहुत ज्यादा हताश हो चुके थे। उनको सिर्फ तलाश थी एक वैकल्पिक विकल्प की, जो मतलब कि मजबूत हो और जो लोकल भी हो और जिसका केंद्र के साथ साठगांठ भी हो। और ममता पे लोगों को वो आशा दिखाई थी और इसीलिए एक तरह मतलब पूरा लहर चल रहा है बंगाल में। जहां बात आती है आसाम का, मैंने पहले भी कहा है कि आसाम पे जिस तरह का नतीजा आ रहा है, अब तो बहुत ही शुरुआती रुझान है, पर मैं समझता हूं कि हो सकता है कि कांग्रेस को शायद सिंपल मेजोरिटी मिले असम में, या तो फिर त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकता है असम में। और अगर त्रिशंकु विधानसभा हुआ तो मैं थोड़ा सा भी अचंभित नहीं होऊंगा। केरल की जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि केरल में वाम फ्रंट का शायद कांग्रेस के मुकाबले में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, पर वहां पे भी जिस तरह का कांटे का मुकाबला है, लगता है कि शायद त्रिशंकु विधानसभा की ओर केरल जा रही है। बिल्कुल, त्रिशंकु विधानसभा के चांसेस भी बन रहे हैं, लेकिन दत्ता साहब अभी कुछ भी कहना वाकई जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी दर्शकों ये शुरुआती रुझान है। दत्ता साहब, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप पश्चिम बंगाल के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सवाल हमारा आपसे यही है कि जिस तरीके से जो ममता की देखा जाए कि ममता की इस बार एक लहर सी चल गई है, बिल्कुल ममता बिल्कुल रेल मंत्री से मुख्यमंत्री बनने का सफर बिल्कुल लगता है एक ट्रैक पे चल रहा है। जनता ने भी वही शायद करा है, और जनता तो वैसे जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जनता जनार्दन होती है। दत्ता साहब, क्या वहां की जनता के पास कोई और ऑप्शन नहीं था अगर वो सरकार बदलना चाह रही थी, या फिर जो ममता के जो अच्छे जो काम है, जो उन्होंने काम किए हैं, उसकी वजह से वो दोबारा सत्ता में वापसी करेंगी? मैं समझता हूं कि जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की बात आती है, शायद तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 10 साल पहले शायद सरकार में आ चुकी होती।
ममता ने वाजपेयी जी के जब सरकार थी उस समय जब रेल मंत्री थी एक ऐतिहासिक गलती की थी रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देके ने। तो उसी दौरान लोगों ने ये जो ममता का जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन था उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। और उस दौरान अगर ममता अगर शायद बाहर नहीं गई होती तो उसके बाद जो जब रेल मंत्री बनने के बाद जो पहला जो चुनाव हुआ था शायद उसी पे सत्ता का परिवर्तन हो जाता बंगाल में। क्योंकि मैं मानता हूं कि लेफ्ट फ्रंट का जिस तरह का ढांचा जो ग्राउंड लेवल पे जो तैयार हुआ है पिछले कई सालों से, वहां पे सिर्फ आपका मतलब कि रेड टेपिज्म, गुंडाइज्म, फिर पॉलिटिकल हेराकेरी, उसके साथ साथ पुलिस नाम का चीज तो मतलब कुछ है ही नहीं। लगता है कि जैसे कि सीपीएम के सब गुंडे हैं, पुलिस प्रशासन में जितने हैं ब्यूरोक्रेट सब सीपीएम के चमचे हैं। तो छोटा सा भी काम करने के लिए एक पूरा 10 तरह का मतलब लेयर लोगों को एक के बाद एक लांगना पड़ता था। काम करता है हाँ, और जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे, जब तक आप लोकल दादा या जो लोकल जो सीपीएम का जो बॉस है उसका परमिशन जब तक आपको नहीं मिलेगा आपका कोई काम नहीं हो सकता था। तो इन सब चीजों से लोग मतलब कि बहुत ज्यादा हताश हो चुके थे। बेरोजगारी चरम सीमा पे है बंगाल में। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम इस लेवल पे है कि इंडस्ट्री का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो लोग मतलब चाह रहे थे कि कोई ऐसा मजबूत विकल्प आए सामने जो मतलब कि कांटे का टक्कर दे सके। और ममता बनर्जी शायद वो खरी उतरी है और लोगों ने किया है। कांग्रेस के तरफ कोई अपेक्षा नहीं था लोगों का, क्योंकि कांग्रेस के जितने सारे नेता है वो सिर्फ हवाई नेता है या फिर पेपर टाइगर जिसको कहे। और लोग ममता के साथ वो है कि ग्रास रूट लेवल की नेता है और आम जनता के साथ जुड़ी हुई नेता है। तो लोगों को लगा कि शायद ममता में कोई भविष्य है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात और बहुत सटीक बात दत्ता जी आपने कही कि ममता बनर्जी की शायद क्षेत्र की सबसे खास बात यही है कि वो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं। दत्ता जी, अगर हम बात करें इन तमाम मुद्दों की जो आपने कही, विकास का एक अहम मुद्दा था पश्चिम बंगाल में इस बार, हालांकि इससे पहले कई और तमाम मुद्दे थे। विकास की बात पर कहना चाहूंगा कि नेता कहते हैं विकास की गंगा बहा दी, और पश्चिम बंगाल की जो जनता है अगर उससे पूछा जाता है तो वो कहती है पश्चिम बंगाल के नेताओं ने विकास को ही गंगा में बहा दिया है। तो इसमें कितनी कंट्रोवर्सी है, आप कितना सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस पे बहुत हद तक सच्चाई है। क्योंकि आप अगर देखेंगे आजादी के बाद जब भारत जब आजाद हुआ था तो नंबर 1 इंडस्ट्रियल स्टेट अगर कहा जाए, जो नंबर 1 प्रदेश जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्षम था वो था बंगाल। और आज के डेट में बंगाल का जो रेटिंग अगर देखें पूरे राष्ट्रीय लेवल पे तो कम से कम मैं मानता हूं कि जो लास्ट जो 2-3 स्टेट है इंडस्ट्री के परिपक्ष में उनमें से बंगाल है। शायद 23वां या फिर 24वां स्थान है बंगाल का। तो इस लेवल पे जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है उसके चलते मतलब क्राइम बढ़ा है, फिर आपके साथ साथ आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे जो संतुलन था वो बहुत हद तक बिगड़ गया है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बंगाल के कलकत्ता शहर में आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि मतलब जो लोग एमए हैं, पीएचडी हैं, इस तरह के युवा लोग आज के डेट में पिछले 10 साल से बेरोजगार हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश था लोगों के बीच में और लोगों के मन में, और खास करके युवा पीढ़ी के बीच में बहुत ज्यादा आक्रोश था और वो सीधा सीधा मतलब नतीजा पे दिखाई। बिल्कुल, और वो नतीजे अब सामने आ भी जाएंगे बस थोड़ी सी देर में। और इस वक्त फिलहाल हम अपनी टीवी स्क्रीन पर अगर नजर डालें तो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान में जो है वो जो तमाम जो दल जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, अगर हम केरल में बात करें दत्ता जी तो केरल में कांग्रेस और लेफ्ट में बड़ी करारी टक्कर हो रही है। क्या लग रहा है कि किस तरीके से दोनों लीड करेंगे केरल की अगर हम बात? देखिए, जहां केरल की बात आती है, मैं मानता हूं कि चुनाव से पहले यूडीएफ का एक अपर लेवल था केरल में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार वगैरह ये सब चीज का काफी ज्यादा आरोप लगा था एलडीएफ के ऊपर। तो उसके चलते यूडीएफ का कहीं ना कहीं पे मतलब कि एक अपर लेवल था। पर चुनाव के दौरान शायद वो जो अपर लेवल है यूडीएफ का वो कहीं ना कहीं पे यूडीएफ
खो बैठी थी। और मैं मानता हूं कि उसके पीछे एक तो चुनावी रणनीति जिस तरह से होना चाहिए था कांग्रेस लेड यूडीएफ का, वो चुनावी रणनीति शायद उस हिसाब से नहीं हो पाया। दूसरा है कि केंद्र में तमाम जिस तरह के भ्रष्टाचार के जितने सारे चीज सामने आए हैं, 2G से लेके तमाम चीजें, तो उसका भी कहीं ना कहीं पे केरल के जनता के मन पे उस चीज का असर हुआ है, क्योंकि केरल के जो जनता है वो जागरूक जनता है और काफी ज्यादा बिल्कुल लिटरेसी सबसे ज्यादा पूरे देश में है। तो नेचुरल है कि पॉलिटिकली बहुत अलर्ट है केरल के जनता। दूसरी बात है कि कैंपेन के दौरान भी मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक ब्लंडर जो यूडीएफ के तरफ हुआ है वो था राहुल गांधी जी का बयान, जो वहां के सीएम के परिपक्ष में जो उन्होंने दिया था बयान कि 80 साल के बुजुर्ग को क्या आप चुनेंगे, और उसके बाद जो अमूल बेबी वाला जो रिटेलिएशन में जो बयान आया था। केरल में जो एज जो फैक्टर है ना, उसको मतलब कि सम्मान के साथ देखा जाता है और रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, और वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का वहां के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चीजों पे बहुत ज्यादा असर होता हस्तक्षेप भी है, बहुत ज्यादा है। कोई भी उनके अनुभव शेयर करती है जो यूथ जनरेशन है, बिल्कुल जनरेशन के साथ। और दूसरी बात है कि वहां के जो मुख्यमंत्री है उनके हिसाब में, मतलब उनका जो इमेज है वो है कि एक तो जुझारू नेता है बहुत और लोकल लीडर है, और शायद केंद्र के जितने सारे दुर्नीति है उसके खिलाफ अगर कोई मुकाबला अगर कर सकता है या फिर सीधा टक्कर अगर दे सकता है तो शायद केरल के सीएम है, एग्जिस्टिंग सीएम है। बिल्कुल, अगर केरल